हेलो दोस्तों, मेरा नाम सी एस सलीम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोगो। आज हम बात करेंगे एमवीसी के ऊपर। दोस्तों, एमवीसी कोई लैंग्वेज और फ्रेमवर्क नहीं है, ये आपके प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर है। यानी कि आप जो अपने प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर बनाते हो और उसमें अगर आप एमवीसी यूज करते हो तो आपका जो प्रोजेक्ट का जो आर्किटेक्चर है वो काफी प्रोफेशनल लेवल पे होगा। दोस्तों, अगर आप लार्ज प्रोजेक्ट पे काम करते हो और काफी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो, ऐसे प्रोजेक्ट जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, तो दोस्तों एमवीसी की नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मैं एमवीसी को स्टेप बाय स्टेप और रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, एमवीसी क्या है? ये आपके प्रोजेक्ट का जो आर्किटेक्चर होता है उसको डिजाइन करता है। यानी कि अगर हम इस वर्ड को तोड़ के बताएं, एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू और सी फॉर कंट्रोल। यानी कि होता क्या है, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट पहले क्या होता था दोस्तों, पहले जब हम प्रोजेक्ट बनाते थे ना तो हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी फंक्शन को यूज कर लेते थे, कहीं पे भी हम व्यू बना देते थे, कहीं पे भी हम डाटाबेस को यूज करते थे। तो दोस्तों, उस केस में क्या होता था, प्रोजेक्ट तो बन जाता था, प्रोजेक्ट सही बनता था और प्रोजेक्ट लाइव भी हो जाता था। बट दोस्तों, प्रोजेक्ट में जैसे जैसे टाइम टू टाइम अपडेट होते थे, जब प्रोजेक्ट लॉन्ग टाइम आगे बढ़ता था तो दोस्तों बहुत प्रॉब्लम आती थी। और अगर जो कोई एक डेवलपर उस पर काम कर रहा और वो डेवलपर अगर उस प्रोजेक्ट को छोड़ देता था तो दोस्तों उस केस में क्या होता था, दूसरा डेवलपर जल्दी उस प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाता था। क्यों? क्योंकि वो आर्किटेक्चर इतना खराब रहता था, इतना खराब रहता था कि उस प्रोजेक्ट को समझने में जितना टाइम लगाएगा दूसरा डेवलपर, इतनी देर में तो वो वैसा प्रोजेक्ट भी बना सकता है। तो दोस्तों, इसी सारी चीजों को देख के इंडस्ट्रियों ने एमवीसी को बनाया। एमवीसी क्या करता है दोस्तों, ये आपके जो प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर है उसको एक प्रोफेशनल वे पे ले जाता है। इसमें इससे बेनिफिट क्या हो जाता है कि जो भी डेवलपर इस पे काम करता है और काम करने के बाद अगर बीच में वो डेवलपर छोड़ देता है या कोई दूसरा डेवलपर भी ऐड हो जाता है, तो दोस्तों एमवीसी अगर उसने यूज किया है अपने आर्किटेक्चर में, एमवीसी यूज किया है, तो दोस्तों एमवीसी की हेल्प से वो दूसरे डेवलपर को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो बस एक बार उसकी एमवीसी को चेक कर लेगा वो कैसे बनाया और वो उसके बाद उस प्रोजेक्ट के साथ फ्लुएंट हो जाएगा। तो दोस्तों, एमवीसी की बहुत ज्यादा नीड है आज के टाइम में, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में जो प्रोजेक्ट होते हैं वो काफी लार्ज होते हैं, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, तो उसकी बहुत ज्यादा नीड है। अब दोस्तों, मैं आपको इसका पूरा एग्जांपल देता हूँ, ये होता है क्या है। दोस्तों, एमवीसी का मतलब होता है एमवीसी, मैंने आपको पहले भी बताया था, एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू और सी फॉर कंट्रोलर। तो इसको कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों, अगर हम मॉडल की बात करें तो दोस्तों जितने भी हमारे डाटाबेस के जो भी लॉजिक लगते हैं, डाटाबेस की जो भी क्वारी होती है, जो भी चीज हमारे डाटाबेस के होता है, डाटाबेस से रिलेटेड जितनी भी क्वारी चलती है, जो भी डाटाबेस लॉजिक होते हैं या डाटा हमें टेबल को ज्वाइन करना होता है या मर्ज करना, तो कुछ भी चीज हम ए टू जेड डाटाबेस से जितनी भी रिलेटेड चीज डाटाबेस की होती है, तो दोस्तों उसको हम मॉडल में बनाते हैं। हम हर डाटाबेस का एक अलग अलग मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल के अंदर अगर हमें कोई डाटा बेस को, कोई टेबल को ज्वाइन करना होता है, कोई कलेक्शन को ज्वाइन करना होता है, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, उस केस में हम सारा काम उस मॉडल में करते हैं। हम अगर आप प्रोफेशनल डेवलपर हो तो दोस्तों आप जितने भी आपके पास टेबल होती है, जितनी भी कलेक्शन है आपके, तो वो दोस्तों उन टेबल की अलग अलग आप मॉडल बनाओगे और उन मॉडल को, उस मॉडल में आपको अगर कुछ अलग डिफरेंट चीज चाहिए होता है तो वो आप उस मॉडल में डिफाइन करोगे अलग से अपना अपना कोई भी क्लास या फंक्शन ऐड करके। लेकिन आपको सारी चीज मतलब कि डाटाबेस से रिलेटेड जितनी भी चीज है वो सब आपको मॉडल के अंदर ही रखना है। बाकी कोई फालतू की कोई चीज नहीं रहेगी, सिर्फ डाटाबेस से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों, मॉडल के बाद आते हैं हमारे कंट्रोलर। दोस्तों, हमने डाटाबेस को तो एक जगह कर दिया, अब डाटाबेस से रिलेटेड जो भी चीज होगा, कोई दूसरा डेवलपर भी आएगा तो वो मॉडल में देख के समझ जाएगा कि कौन से डाटाबेस है और कौन से डाटाबेस में कैसे लॉजिक लगे हुए हैं, तो उसको समझ में आ जाएगा, उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मॉडल को तो हमने एक जगह कर दिया। अब आते दोस्तों कंट्रोलर। दोस्तों, कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर मेन रोल है आपके प्रोजेक्ट में। कंट्रोलर क्या करता है? आपके पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करता है। यानी कि जैसे सपोज करो आप एक
एक प्रोजेक्ट बनाते हो जिसमें स्टूडेंट का डैशबोर्ड है। तो दोस्तों जब स्टूडेंट का डैशबोर्ड है तो स्टूडेंट के डैशबोर्ड के लिए आप एक कंट्रोलर बनाते हैं स्टूडेंट के नाम का, और जितनी भी स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड एक्शन होते हैं या फीचर होते हैं, वो सारा आप उस कंट्रोलर में वन बाय वन मेंशन करते रहते हो। तो दोस्तों जितनी भी चीजें होती है, चाहे स्टूडेंट का डैशबोर्ड, एडमिन का डैशबोर्ड हो या फिर वेंडर का डैशबोर्ड हो या कोई अदर चीज हो, तो उनके अलग अलग कंट्रोलर बनते हैं और उन कंट्रोलर में आपकी जो फंक्शन होते हैं, क्लासेस होते हैं, वो जाती है, वो सारे चीजें उस कंट्रोलर में होता है। अब जो भी आपका लॉजिकल वर्क है, जैसे आपको जो भी आपका कंडीशन लगाना है या फंक्शन से रिलेटेड चीज हो या वेरिएबल बनाना है, या जो भी आपका जो भी प्रोग्रामिंग का जो भी लॉजिकल वर्क है, सारे लॉजिक आपके कंट्रोलर में ही लगते हैं। तो कंट्रोलर जो होता है वो आपका मेन लॉजिक के लिए होता है। बस एक डाटाबेस का लॉजिक आप उस पर नहीं लगाते हो, आप उसको ऑलरेडी मॉडल में बना कर चुके रहते हो। हाँ, उसको आपके मॉडल को आपके कंट्रोलर में कॉल जरूर करना पड़ता है। कॉल करे बिना आप उसको या आप अपना जो भी मॉडल है उसको यूज नहीं कर पाते। तो कॉल तो देखो, ये तो सबको पता है, कॉल तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों कंट्रोलर का जो मेन रोल है, जो मेन बेसिक जो रोल है, वो है आपके प्रोजेक्ट में जो भी लॉजिक लगता है वो सारा कंट्रोलर से ही लगता है। यानी कि जो भी आपका लॉजिक है, यानी कि जैसे सपोज करो आपका डैशबोर्ड है, एक डैशबोर्ड में क्या है कि एक स्टूडेंट है जो कि B2B स्टूडेंट है, एक है B2C स्टूडेंट है। तो दोस्तों आप इसमें जो कंडीशन लगेगी, तो वो कंडीशन आप जो भी कंडीशन लगाओगे कि B2B के लिए, जैसे B2B स्टूडेंट में हमें कुछ चीजें है जो फ्री नहीं देंगे, पेड रहेगी। B2C है, कुछ चीजें फ्री रहेंगी। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है, ये आप सारा ये सारा आप कंट्रोलर में करोगे, सारा का सारा कंट्रोलर में ऐड करोगे। तो दोस्तों कंट्रोलर का जो रोल है वो आपका मेन लॉजिक के लिए होता है। सारे लॉजिक जो भी आप वेरिएबल बनाते हो वो सारे कंट्रोलर में होता है। और अगर आप कोई फंक्शन भी बनाते हो, वो फंक्शन भी आप कंट्रोलर में यूज कर सकते हो। अगर आप कोई फंक्शन, ग्लोबली फंक्शन भी अपने प्रोजेक्ट में बनाते हो, तो वो साइड से बना के आप कंट्रोलर में आप उसको यूज करके कंट्रोलर में आप सारे कंडीशन लगाते हो। तो दोस्तों कंट्रोलर का बहुत बड़ा रोल है आपके प्रोजेक्ट में। आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें सब कुछ कंट्रोलर से होता है। तो जब उस पे कोई दूसरा डेवलपर आता है आपके प्रोजेक्ट पे, तो वो आपके कंट्रोलर देख के उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या चीज कैसे चल रही है, क्या क्या कंडीशन चल रहा है, क्या लॉजिक चल रहा है। उसको वो अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाती है। उसको बहुत सारी चीजें इधर उधर फाइलें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कंट्रोलर देखेगा और कंट्रोलर में आपके प्रोजेक्ट के सारे लॉजिक वगैरह वो सब समझ के उसको अंडरस्टैंड कर देगा। दोस्तों अब आते हैं व्यू। दोस्तों व्यू क्या होता है? व्यू ऐसे ही आपको नाम से पता चल रहा होगा, वो सिर्फ दिखाने की चीजें होती है। यानी कि व्यू में क्या करते हैं, हमें जब कोई भी चीज रिटर्न करनी होती है जो हमारे स्क्रीन पे दिखती है, यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज आपकी जो एचटीएमएल होती है, जो आपकी नॉर्मल एचटीएमएल होती है, जो भी एचटीएमएल होती है, वो सारा दोस्तों व्यू में होता है। वो सब व्यू में होता है। और व्यू सिर्फ और सिर्फ आपका डिस्प्ले कराने के लिए होता है, दिखाने के लिए। आपका सारा लॉजिक, सारा सब कुछ आपका कंट्रोलर और मॉडल से लग के वो व्यू में पास होता है। वो मतलब रिटर्न होता है व्यू में। और व्यू में सारी चीजें जो भी होती है, जैसे अगर आपके पेज में कोई लिस्टिंग चल रही है, तो वो लिस्टिंग के लिए व्यू में सिर्फ और सिर्फ वो आपका एरे या ऑब्जेक्ट को पास कराया जाता है। और वहां पे व्यू में उसको फॉर ईच या जो भी लूप का जो फंक्शन है उससे आप, या मैप का जो भी फंक्शन है, जो भी लूप का फंक्शन है उससे आप उसको लूप चला के आप कर सकते हैं। वहां पे आपको कोई कंडीशन कुछ नहीं लगानी है, क्योंकि सारा काम हमने कंट्रोलर में और मॉडल में कर लिया है। अब व्यू में सिर्फ हमने सब चीज को बना बना के पास किया है, वो सारी चीजें व्यू में आ चुकी है। तो व्यू का काम सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए होता है, जो कि डिस्प्ले कराता है। एक तरीके से एचटीएमएल लिखता है, और ये सिर्फ एचटीएमएल ही लिखता है। इसके अंदर आप कोई प्रोग्रामिंग का काम नहीं करोगे। अगर आप करते हो तो आप कर भी सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे, लेकिन वो प्रोफेशनलिटी नहीं रहेगी, वो एक अनप्रोफेशनल कोड हो जाएगा। तो व्यू को आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल के लिए रखो, क्योंकि उसके अंदर तो सारे लॉजिक
वगैरह बन के तो आ चुके हैं ना आपके कंट्रोलर से। कंट्रोलर से सब कुछ पास होके व्यू में आता है। जैसे जैसे मॉडल के लॉजिक कंट्रोलर में आते हैं, ऐसे कंट्रोलर जो लॉजिक है वो व्यू में आ जाता है। तो आपको व्यू में भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक तरीके से अपने पैरामीटर पास कराने व्यू में, और उन पैरामीटर को वहां पे अपने व्यू फाइल में कॉल कराने। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया है ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है किस तरीके से एमवीसी को हम अपने प्रोजेक्ट पे यूज करते हैं, इसका आर्किटेक्चर कैसे रहता है। और दोस्तों आप किसी भी लैंग्वेज में काम करते हो तो हर लैंग्वेज में आप एमवीसी को यूज करो, लैंग्वेज या फ्रेमवर्क जिसमें भी आप काम कर रहे हो तो एमवीसी के जरिए आप सारी चीज को बनाओगे। तो फ्यूचर में आपका प्रोजेक्ट अगर किसी दूसरे डेवलपर के पास जाता है, या फिर प्रोजेक्ट लाइव होने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल बाद उस पर रीवर्क होता है, तो दोस्तों एमवीसी की वजह से डेवलपर को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों एमवीसी का हमेशा ध्यान रखें, अपने प्रोजेक्ट में आप एमवीसी को यूज करें, उसको समझो, उसके बारे में देखो कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो आपका जो भी बड़ा प्रोजेक्ट है वो कभी फंसेगा नहीं। लॉन्ग टाइम तक भी अगर आपका प्रोजेक्ट चलाना होगा तो वो बहुत इजीली तरीके से चलेगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा, वहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों एमवीसी को प्रोफेशनल तरीके से लाइव प्रोजेक्ट पे कैसे यूज करना है वो मैं आपको इसके ऊपर और भी वीडियो जब लाऊंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि इसको लाइव में हम कैसे यूज करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से कैसे यूज करना है। मैं आपको पूरा आर्किटेक्चर दिखाऊंगा। मैं जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करूंगा तो वो प्रोजेक्ट पे आपको दिखाऊं। मैं और भी प्रोजेक्ट पे काम कर भी रहा हूँ तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें उस प्रोजेक्ट पे काम करके आपको दिखाऊंगा कि एमवीसी का प्रोफेशनल तरीके क्या होता है, किस तरीके से हम एमवीसी को यूज करते हैं। दोस्तों अगर आप प्रोगो ज्वाइन करते हैं तो हम प्रोगो में भी आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग एमवीसी के ऊपर देते हैं। हम सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर के बारे में बता दें कि प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर सही नहीं है तो आगे प्रोजेक्ट फंसेगा, और आर्किटेक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो प्रोजेक्ट कभी नहीं फंस सकता। तो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर के बारे में हम बताते हैं, एमवीसी के बारे में हम बताते हैं। आप प्रोगो को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों केस में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।